नमस्कार प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे थे पुराने पेपरों के जो आए हुए पेपर हैं उनके हम हल जो प्रश्न पत्र हैं उनको हम देख रहे थे। पीछे की वीडियोज़ में हमने देखा 2018 की भर्ती का जो व्याख्याता का प्रश्न पत्र था उसके हमने 120 क्वेश्चन देख लिए हैं साथियों, जो सब्जेक्ट के थे। आज हम उसके जो 30% शिक्षा मनोविज्ञान यानी जो साइकोलॉजी के जो 30% आते हैं वो प्रश्न आज हम करेंगे। और जैसे कि कल कई साथियों के कमेंट्स थे कि आपकी तबीयत ख़राब है क्या, तो मेरी तबीयत ठीक है साथियों। बिल्कुल सुबह शाम थोड़ी सी जैसे छींक आके एलर्जी सी हो जाती है, उसकी वजह से आपको आवाज़ भारी लग रही थी। बाकी आप सभी का तहे दिल से आभार, जो आपको मेरी आवाज़ से ये पता लगा और आपने तबीयत का ध्यान रखने के लिए बोला। उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुबह सुबह वीडियो बनाया था इसलिए वो आवाज़ आपको भारी लग रही थी। बाकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है साथियों। एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, आज से 8वीं कक्षा के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 10वीं और 12वीं के चल ही रहे हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम की में बिजी होने की वजह से बाकी की और वीडियोज़, जैसे कि कई साथियों के कमेंट्स आते हैं सेकंड ग्रेड के लिए वीडियो बनाओ। सेकंड ग्रेड के बारे में तो जल्दी ही आपको सेकंड ग्रेड के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी, देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर आपको। सेकंड ग्रेड के विषय में यानी आप जीके में किस प्रकार से कितनी तैयारी करें और सब्जेक्ट में कहाँ से क्या पढ़ें, इसके बारे में हालांकि वीडियो पहले बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो नए साथी जुड़ते हैं वो कमेंट्स लिख देते हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, पीछे की वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए सेकंड ग्रेड पर एक वीडियो तो हम तुलनात्मक बनाएंगे कि जीके में और सब्जेक्ट में आप कैसे क्या तैयारी करें, और एक फिर आपको हिंदी विषय का जो है कितने नंबर का क्या पोर्शन कहाँ से आता है वो सब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए साथियों, बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्न। तो हमारा पहला ही प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। यानी इन चारों पदों में से एक पद या शब्द कौन सा है जो शिक्षा मनोविज्ञान की सही व्याख्या कर रहा हो, तो वो है साथियों विकासशीलता। निश्चयात्मकता कुछ भी नहीं होती मनोविज्ञान में। संभावना, पूर्णता, पूर्व नियतता, पूर्व से निर्धारित कुछ भी नहीं होता, ना ही संभावना। इसमें सही एक शब्द है विकासशीलता, यानी निरंतर विकासशील है हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो लगातार विकास कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका ये अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है। तो उसका ये यानी आलोचनात्मक व्याख्या कर लेता है तो संज्ञानात्मक अनुच्छेद में उसका रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। यानी अधिगम के जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं वो किसकी व्याख्या करते हैं, तो अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया की वो व्याख्या करते हैं। यानी अधिगम किस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी हमें सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार से हम किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इस को व्यक्त करना होने की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत इसकी व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है, तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कि पियाजे ने अलग अलग अवस्थाओं में बांटा था इसको। तो ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया परिणाम स्वरूप समस्या समाधान, यानी समस्या समाधान कर लेता है देखकर। तो ठोस वस्तुओं को तो देखकर ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सामने किसी चीज़ को मूर्त रूप में देखकर ही उसका समाधान करता है। तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये जो पियाजे के अलग अलग जो अवस्थाएं दे रखी हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान इस बार जीके के साथ आ रहा है, लेकिन कहीं भी आए आपको तो पढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। यानी 2005 की जो पाठ्यचर्या आई थी उसमें अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे, मार्गदर्शक सिद्धांत की शिक्षा को इस प्रकार से दिया जाए, इस प्रकार से शिक्षा बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए, तो उसमें से उसका हिस्सा कौन सा नहीं था। तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना ये बिल्कुल था। पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना, यानी ज्ञान को बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ेंगे तभी वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे, और रटंत प्रणाली से नहीं बल्कि वो अपनी जिज्ञासा से, अपनी इच्छा से खुद से सीखें और समझ कर सीखें, इस बात को सुनिश्चित करना था। स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना,
ऐसी कोई जो है उसकी सिद्धांत नहीं था साथियों। ये इसमें इसका उत्तर हो जाएगा। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी था कि परीक्षा बच्चों के लिए तनाव का विषय ना रहे, उसको लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से उसको जोड़ना। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था 2005 की पाठ्यचर्या का। अगला प्रश्न है, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का द्वितीय त्रिकोण किसने कहा था? तो ये किसी श्री जे.पी. नायक हैं, उनका ये कथन है कि समानता, गुणवत्ता व परिमाण भारतीय शिक्षा के द्वितीय त्रिकोण हैं। तो ये इनका कथन दिया गया है श्री जे.पी. नायक का। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका था? तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 थी, उसी का ये उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही युग्म बनाइए, यानी आमने सामने दे रखे इनको हमें सही से मिलान करना है। तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना जो वो थार्नडाइक की थी। संकेत अधिगम आपको पता ही है, टोलमैन का था। क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन का था और अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर का था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे मिलान वाले प्रश्न भी अक्सर आते हैं, तो उसमें भी आपका याद किया हुआ है तो आप आराम से 2 या 3 को मिलाकर फिर लास्ट वाला तो वैसे ही ये अलग हो जाएगा, तो उसको आप आराम से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से याद किया है तो। अगला है, संज्ञान का अर्थ है तो कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञान का मतलब है स्वयं का भी ज्ञान होना चाहिए और दुनिया को भी समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो कर्म यानी कार्य ये कह सकते हैं, वह भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना ही संज्ञान का अर्थ माना गया है। अगला प्रश्न है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो अस्मिता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय किशोरावस्था माना जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में छात्र को स्वयं का जो आत्मसम्मान है वो जागृत होता है और वो खुद के आत्मसम्मान के लिए भी कुछ करना चाहता है। तो जो अस्मिता के विकास की महत्वपूर्ण उम्र है वो किशोरावस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? तो अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण इन्होंने इसमें स्टार लगा रखा है, यानी इस प्रश्न को आरपीसी ने डिलीट किया है। संकेतन करना, चेहरे से व्यक्त करना, स्पर्श से भेद करना, जानबूझकर मुस्कुराना। तो अशाब्दिक संप्रेषण सारे ये अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं ये, तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि संकेत करेंगे तो भी अशाब्दिक होगा, चेहरे से व्यक्त करेंगे तो भी, स्पर्श से भेद करेंगे तो भी और जानबूझकर मुस्कुराएंगे तो भी अशाब्दिक संप्रेषण भी आ जाएगा इसमें। हालांकि इन्होंने डिलीट किया है इस प्रश्न को, तो इसमें से सारे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे तभी इन्होंने इसको डिलीट किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषक होता है, संदेश होता है, गंतव्य भी होता है, यानी जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम संप्रेषक पहुंचाते हैं, जो हमारा संदेश होता है वो। तो इसमें संदर्भ कोई संप्रेषण प्रक्रिया का कोई तत्व नहीं होता है, जो हमारे पत्राचार वाले बिंदु हैं उनमें भी आता है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो स्व संप्रेषण भी है, वैध संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैध संप्रेषण, यानी वैध संप्रेषण का कोई प्रकार नहीं है। स्व संप्रेषण है यानी खुद से बातचीत करना, अंतर्वैयक्तिक यानी 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत होना, और लोक संप्रेषण यानी लोगों के मध्य आपस में समाचारों का, सूचनाओं का आदान प्रदान होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैध संप्रेषण। अगला प्रश्न है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत किसका है? तो ह्यूरिस्टिक विधि है, इसमें ये शामिल होता है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब स्वयं के निरीक्षण के द्वारा यानी खुद से सीखा जाए, वही ज्ञान उपयोगी माना है। तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? तो ये है कंप्यूटर या संगणक के माध्यम से। प्रतिमान, क्षेत्र, भ्रमण, स्वयं करके सीखने का अनुभव नहीं है, आभासी अनुभव कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनुशिक्षकीय कैटलॉग। एनसाइक्लोपीडिया पर भी हम मुद्रित सामग्री देखते हैं, बुलेटिन यानी समाचार में भी और कैटलॉग में भी,
मुद्रित सामग्री होती है। अनुशिक्षिकी में कोई मुद्रित सामग्री नहीं होती है। यानी अनुशिक्षिकी का मतलब एक प्रकार से शिक्षक जो बोलकर जो बच्चों को सिखाता है वो हो गया, तो इसमें मुद्रित सामग्री नहीं होती। मुद्रित सामग्री का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो छपी हुई सामग्री होती है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आयु का प्रकार नहीं है? तो इसमें है योजना विधि, व्याख्यान विधि, अनुवर्ग शिक्षण, पाठ प्रदर्शन। तो प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आयु का प्रकार नहीं है, तो ये योजना विधि जो है वो इसका प्रकार नहीं है। बाकी व्याख्यान विधि में भी शिक्षक का ही प्रभुत्व होता है। अनुवर्ग शिक्षण, पाठ प्रदर्शन, इसमें सभी में शिक्षक का ही प्रभुत्व होता है। लेकिन योजना विधि में छात्र खुद भी स्वयं भी योजना बनाकर सीखते हैं, या फिर शिक्षक के द्वारा जो योजना बनाकर दी जाती है उसके माध्यम से सीखते हैं। तो ये प्रभुत्ववादी आयु का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? यानी कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो शिक्षक चर, छात्र चर, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम और परिस्थितिगत चर। तो आपको पता है साथियों, अधिगम के लिए इन तीनों का होना तो आवश्यक है, शिक्षक का, छात्र का और परिस्थितियों का। जबकि विद्यालय में सेवा के लिए जो स्वीकृत नियम होते हैं उनको कक्षा शिक्षण से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा अपेक्षित नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। तो विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियमों का जरूरी नहीं है। अगला है, किसी अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। तो पहला ऑप्शन है, छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है। दूसरा है, छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संपत्ति के अनुसार निर्धारित करता है। तीसरा है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। चौथा है, अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। तो अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। तो छात्र अपनी तल्लीनता से सीख रहा है साथियों, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, तो वो अहमग्रस्त छात्र में नहीं आएगा। बाकी पुरस्कार की इच्छा से सीख रहा है, अपने आकांक्षा स्तर को आत्म संपत्ति के अनुसार निर्धारित कर रहा है, यानी खुद के अहम के अनुसार निर्धारित कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा। और अपेक्षित मानदंडों के अनुसार अपने व्यवहार को टालने की कोशिश कर रहा, तो ये भी इसमें हो जाएगा। लेकिन इसका सही है, लक्ष्य की प्राप्ति है तो छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, यानी अपनी तल्लीनता से ही, अपनी मर्जी से ही, इच्छा से वो लगा हुआ है। तो अहमग्रस्त छात्र की विशेषता ये नहीं मानी जा सकती। इसका अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो इसमें अभिग्राही अधिगम है, ये है आशुबेल का। और सतही एवं गहन उपागम जो अधिगम है ये है फेरेंस मर्टन का। इसके दो ऑप्शन आगे हैं इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। तो अभिग्राही अधिगम ये संज्ञानवादी अवधारणा है और ये मुख्य प्रवर्तक हैं इसके। तो संज्ञानवादी अवधारणा में अभिग्राही अधिगम आशुबेल द्वारा दिया गया, सतही एवं गहन उपागम फेरेंस मर्टन के द्वारा दिया गया। और स्वनियमित अधिगम जो है ये बेरी जिमरमैन के द्वारा दिया गया। और विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। तो ये है पर्यावरण का। क्षेत्र सिद्धांत में संज्ञानात्मक जो संरचना होती है वो पर्यावरण से संबंधित होती है। तो इसका पर्यायवाची बोल के पूछ लिया इन्होंने, तो ये पर्यावरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से 2 से 3 प्रश्न पूछ रखे हैं इन्होंने। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है एक 2009 का जो RTE वाला अधिनियम है, इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमज़ोर विद्यार्थियों को सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान छात्रों को, विद्यार्थियों को सुलभ हो, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो यहाँ ये ऑप्शन आपको ये और ये A और D एक जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ उदार पाठ्यचर्या दे रखी है साथियों। उदार की बजाय सार्वभौमिक जो वो ज़्यादा सही है, यानी सभी के लिए उपलब्ध हो ऐसी पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए, ना ही प्रतिभावान के लिए हो, ना ही कमज़ोर के लिए हो, ना ही औसत के लिए हो, सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो उसकी ऐसी पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, सीखने से ही हम ज्ञान के निर्माण की शुरुआत करते हैं। तो सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये कथन रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सही है? केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए,
केवल सामाजिक अनुभव, केवल नाम देते ही साथियों ये वाक्य अपने आप ही गलत हो जाता है। यानी केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए। केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ये भी यहाँ गलत हो जाता है साथियों, असत्य हो जाता है। केवल सांस्कृतिक नहीं, सांस्कृतिक सामाजिक सभी अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ये यहाँ सही हो जाएगी। असत्य नहीं है पूछा इन्होंने, सत्य पूछा है, तो ये यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, ना तो सामाजिक और ना ही सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। तो साथियों ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए बिना विद्यार्थी को हम सिखा सकें, क्योंकि उसका जो विद्यालयी जीवन है उसका ज्ञान हम उसके बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, सामाजिक जीवन से, सांस्कृतिक जीवन से, तभी वो ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारणा किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो यह है उन्नत संगठक प्रतिमान का। सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारणा, यानी सार्थक शाब्दिक अधिगम शब्दों के माध्यम से अधिगम करना व उसको धारण करना, तो ये उन्नत संगठक प्रतिमान है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है? तो ये है स्वयं। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? तो ये अदा, प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि, अध्ययन। ये अदा, प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि ये तो सारे हैं साथियों। अध्ययन इसका जो प्रणाली है इसका कोई पहलू नहीं है। ये जो आपके ICT वाली जो यूनिट है उसमें से आया हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसी एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो विद्यालय, पुस्तकालय, मूल्यांकन, प्रशासन। तो यहाँ इन्होंने स्टार लगा रखा है साथियों। वैसे तो मूल्यांकन एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो अगर विद्यालय पूछ लेते तो साथियों फिर इसमें प्रशासन अलग हो जाता, क्योंकि विद्यालय, पुस्तकालय, मूल्यांकन ये तो विद्यालय स्तर से जुड़े हुए हैं और प्रशासन अलग चीज़ हो जाती। लेकिन इन्होंने सिर्फ प्रणाली पूछा, तो प्रणाली में तो साथियों प्रशासन भी आता है। तो यहाँ इस प्रश्न को इन्होंने डिलीट कर दिया है, स्टार लगा रखा है। अगला प्रश्न है, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT पर लाई गई, यानी क्या है? एक किताब है, एक परियोजना है, एक अभियान है, एक वन स्टॉप पोर्टल है? तो साथियों ये एक परियोजना थी, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT पर लाई गई एक परियोजना नहीं साथियों, एक वन स्टॉप पोर्टल था। ये एक उस समय ही चला था, ये कोई 2018-19 में ही उस समय एक करंट से जोड़ के पूछा गया था। तो साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ICT पर लाई गई एक वन स्टॉप पोर्टल था। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? यानी असत्य नहीं है का मतलब सत्य है, सही है। तो विषय वस्तु का उत्पादन, जैविक उपस्थिति प्रमाण, विद्यालयों को तकनीकी के क्षेत्र से बाहर रखना, किताबी ज्ञान को समाप्त करना। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में विषय वस्तु का उत्पादन करना, यानी इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को सिखाना, इसका उत्पादन करना, ये कथन इसमें सत्य है। इसमें जैविक उपस्थिति प्रमाण कोई इसका उद्देश्य नहीं था। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का राष्ट्रीय अभियान के रूप में विद्यालयों को तकनीकी क्षेत्र से बाहर रखना है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और किताबी ज्ञान को समाप्त नहीं किया जा सकता साथियों। कितनी ही तकनीकी आ जाए, कितनी ही हम ऑनलाइन पढ़ लें, लेकिन किताबों के बिना वास्तविक ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही सफलता मिल सकती। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जो हमने साइकोलॉजी के देखे, जो 2018 का जो पेपर था तो 2020 में हुआ था फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का, उसके ही हमने प्रश्न देखे हैं साथियों। इसमें आगे जो 2022 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था वो पेपर इसमें नहीं दे रखा है, 2018 तक के दे रखे हैं फर्स्ट ग्रेड के। उसके बाद 2022 में हुआ था वो पेपर मेरे पास पड़ा है साथियों। मैं उस पेपर में से मैं आपको हल करवा दूँगी। आगे इन्होंने प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा का जो पेपर हुआ था वो दे रखा है साथियों, हम वो हल करेंगे। इसके बाद इन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके प्रश्न दे रखे हैं, पेपर दे रखे हैं जो हमारे लिए साहित्य की दृष्टि से, काव्य शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल उपयोगी हैं, उनको हम हल करेंगे साथियों। तो ऐसे ही आप निरंतर लगे रहिए साथियों, अपनी तैयारी को जी जान से जुटे रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है अपने साथियों पर कि वो अपनी कैसी भी परिस्थिति चाहे उनके पास है, उनके सामने है, लेकिन वो अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल तल्लीनता से आप जुटे हुए हैं साथियों, और जिस तल्लीनता से, जिस ईमानदारी से आप लगे हुए हैं, उसी ईमानदारी से माँ सरस्वती भी अपना ऋण जरूर चुकाएगी, और आपके जो इष्ट देव हैं वो आप पर कृपया ज़रूर करेंगे साथियों। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आप भरोसा रखना अपने इष्ट देव पर और अपनी मेहनत पर। हाँ, अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी मत आने देना। आप
जी जान लगाकर जुटे रहना, जितनी आपकी क्षमता है उसे अधिक करने की आप कोशिश करना साथियों। तो लगे रहिए साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाएँ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।